मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में जिसमें हम और आप मिलकर एक रियल स्टोरी से रूबरू होने वाले हैं। हो सकता है आपने इस स्टोरी को पहले भी सुना हो, लेकिन अभी जो सुनने वाले हैं वो कुछ अलग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वीर भगत की। साल 1907, दिन 28 सितंबर। जन्म होता है एक आग का जिसमें बचपन से ही आज़ादी की आग देखी जा सकती थी। वीर भगत जन्म से ही औरों से अलग थे। वीर भगत तो बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे और जलियांवाला बाग कांड के बाद मानो उन्होंने ये ठान लिया हो कि अब अंग्रेजों से आज़ादी लेकर ही रहेंगे। इसकी झलक उनके बचपन की एक कहानी में भी दिखती है, जब वो अपने पिता से ये पूछते हैं कि पिताजी आप खेती क्यों करते हैं। इस पर उनके पिताजी कहते हैं ताकि हम बहुत सारी फसल उगा सकें। ये सुनते ही भगत कहते हैं कि मैं इन खेतों में बंदूकें लगा देता हूँ जिससे हमें बहुत सारी बंदूकें मिल जाएंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को दूर भगा देंगे। और साथ ही पढ़ाई पूरी होने के बाद जब कॉलेज में दाखिला लेने का समय आया तो भगत ने ये कहकर इनकार कर दिया, मैं किसी भी अंग्रेजी कॉलेज में दाखिला नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी भी अंग्रेजों की चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकता। एक नॉन ब्रिटिश कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भगत ने अखबार और मैगजीन्स में लिखना शुरू किया और महज कुछ ही समय में लोगों को इनकी लिखाई काफ़ी पसंद आने लगी। भगत की लिखाई को देखकर ऐसा लगता था मानो भगत खुलेआम ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, जो अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी बीच भगत के लिए घर पे रिश्ते की बात चलने लगी। यह सुनते ही भगत ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया, अगर मेरी शादी हुई तो मौत ही मेरी दुल्हन बनेगी। यह सुनते ही उनके घर वाले ये समझ गए अब ये तो आज़ादी के लिए निकल पड़ा है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद भगत ने घर छोड़ कानपुर में जाकर चंद्रशेखर आज़ाद की यूनियन से जुड़ गए और कुछ ही समय में भगत आज़ाद के पसंदीदा में से एक बन गए। इसके बाद भगत ने पंजाब में आकर अपनी खुद की यूथ यूनियन बनाई जिसका मकसद था यूथ को आज़ादी के सफ़र में जोड़ना और लोगों को अपने जस्टिस के लिए जागरूक करना। साथ ही भगत अपनी आइडियोलॉजी को अपने लेख के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे थे जो अंग्रेजों को सीधा टारगेट करके लिखा होता था। इसको देखते हुए अंग्रेज भगत को किसी भी तरह शांत कराना चाहते थे। इस बीच 1927 काकोरी ट्रेन लूट और लाहौर बॉम्बिंग के इल्ज़ाम के लिए भगत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन भगत के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उन्हें 60,000 रुपये जुर्माने के साथ छोड़ दिया जाता है। इसके बाद भगत ने आज़ाद के साथ मिलकर एक नई एसोसिएशन का गठन किया। इसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में एक कमीशन बैठाया गया जिसे साइमन के द्वारा लीड किया जा रहा था। इस बिल के विरोध में लाला लाजपत राय समेत कई और लोग मोर्चा लेकर बाहर निकले और साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे। तो मोर्चे को शांत कराने के लिए साइमन ने लाठीचार्ज करवा दिया जिसमें मोर्चा निकाल रहे लोगों को बुरी तरह मारा गया और लाला लाजपत राय का निधन हो गया। इसे देख भगत ने साइमन को मारने का ठान लिया, जिसमें भगत के साथ राजगुरु सुखदेव और आजाद भी शामिल हुए और भगत के साथ मिलकर साइमन को मारने का प्लान बनाया। अगले दिन जब साइमन को मारने के लिए जाते हैं तो सही तरीके से पहचान न होने के कारण गोली दूसरे ऑफिसर को लग जाती है। इस कारण वहां की पुलिस भगत और उनके साथियों की तलाश में जुट जाती है। इससे बचने के लिए भगत और सुखदेव, जिन्होंने सॉन्डर्स को गोली मारी थी, कोलकाता में जाकर पहचान बदल कर रहने लगते हैं। इसके बाद वो लोगों को फ्रीडम की कहानियां सुना के आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। इसी समय ब्रिटिशर्स द्वारा दो बिल पेश किया जाता है। पहला पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसके तहत किसी को भी बिना वजह बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसके तहत पब्लिक स्ट्राइक पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इन बिल्स को रद्द कराने के लिए भगत और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया, लेकिन भगत को लोग इस प्लान से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वह पहले ही सॉन्डर्स हत्या के आरोपी थे जिसके बाद पकड़े जाने पर उन्हें फांसी होने की संभावना थी। भगत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा मैं इस प्लान में जरूर शामिल होऊंगा। साथ ही यह भी कहा अगर मैं मर भी गया तो उसके बाद भारत के हर घर से एक भगत पैदा होगा जो अंग्रेजों से आज़ादी छीन लेगा। अब भगत और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल को असेंबली में बॉम्बिंग के लिए तैयार हो गए। असेंबली में खाली जगह देखकर बम फेंकते हैं। बम फेंकने का मकसद किसी को मारना नहीं था, सभी भारतवासियों को जागरूक कराना था। इसीलिए भगत और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े होकर आज़ादी के नारे लगाने लगते हैं और फिर ब्रिटिश पुलिस के आने पर खुद को सरेंडर कर देते हैं, जिससे कि वह कोर्ट में जाकर अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा सके। जब कोर्ट में भगत को हाजिर किया गया तो भगत ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ अंग्रेजी हुकूमत ने तो भगत को मानो सजा देने का ठान लिया हो। इसके बाद अंग्रेजों ने भगत की यूनियन में से 3 मेंबर्स को सरकारी गवाह बना लिया, जिसकी वजह से भगत और उनके 18 साथियों को सजा दे दी गई। कहते हैं ना कि अक्सर अपने ही पीठ पर वार कर देते हैं,
लेकिन उसी समय भगत को रिहा करने के लिए लोग और कई बड़े दल के नेता आगे आए और आवाज उठाई। अब भगत और उनके साथियों को दिल्ली के जेल से सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। जब भगत ने भारत और ब्रिटिशर्स के कैदियों के बीच में भेदभाव देखा तो भगत ने इसे बदलने का फैसला किया। पहले तो भगत ने जेल प्रशासन से साफ खाना, पानी और साफ कपड़े मुहैया कराए जाने की बात की। इसके बाद जब जेल प्रशासन ने भगत की बात नहीं सुनी तो भगत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखकर साफ कपड़े और साफ खाना पानी मुहैया कराए जाने की मांग की। इस पर कोई कार्रवाई न होने के बाद भगत ने यह फैसला किया कि अब मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। इसके बाद भगत ने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसमें उनके साथियों ने भी भाग लिया और भगत का साथ दिया। इस हंगर स्ट्राइक का मेन मकसद यह था कि भारतीय कैदियों को साफ खाना, पानी और साफ कपड़ा मुहैया कराया जाए, साथ ही साफ टॉयलेट भी मुहैया कराई जाए। धीरे धीरे भगत की हंगर स्ट्राइक में बढ़ता सपोर्ट देख के ब्रिटिश सिपाहियों ने उनका यह हंगर स्ट्राइक तोड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनके काफी प्रयासों के बाद भी भगत और उनके साथियों की यह हंगर स्ट्राइक टूटी नहीं और ये पूरे 116 दिनों तक चली, जिसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया। इस हंगर स्ट्राइक में भगत को जेल के कैदियों का साथ तो मिला ही और साथ ही पूरा भारत भी इस हंगर स्ट्राइक की वजह से एकजुट हो गया। यह सब देखते हुए अंग्रेज ये समझ जाते हैं कि हमें भगत की शर्तों को मानना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश में विद्रोह छिड़ जाएगा और ये हमारे लिए काफ़ी विनाशकारी होगा। और फिर अंग्रेजों द्वारा भगत की सारी शर्तें मान ली जाती है और उन्हें सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 नज़दीक आ जाती है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। भगत और उनके साथियों की फांसी रुकवाने के लिए कोशिश में लगे हुए थे। यह सब देखते हुए अंग्रेजों ने भगत, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन पहले फांसी देने का फैसला लिया, जिसके बाद 23 मार्च 1931 को वीरों की उस टोली को अंग्रेजों के द्वारा फांसी के लिए ले जाया जाता है। भगत और उनके साथियों के चेहरे पर देश की आने वाली आज़ादी की खुशी साफ देखी जा सकती थी। इसके बाद भगत, सुखदेव और राजगुरु इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमेशा के लिए भारत के तिरंगे में समा जाते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों का बेबाक कैरेक्टर यानी चरित्र आज भी यूथ को जीवन जीने की राह दिखाता है। क्या आप लोग भी भगत सिंह को पसंद करते हैं? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी दमदार वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें।